नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिए किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड इशू हो, और आप हमें शेयर अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं। जीन प्याजे बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं, है ना, बाल विकास के संदर्भ में। यहाँ से क्वेश्चंस आपको 3, 4, 5 तक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, 3 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जीन प्याजे जो है जिन्होंने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो बस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के इर्द गिर्द ही आपको ऑप्शंस ढूंढने हैं, क्योंकि संज्ञान का मतलब होता है बौद्धिक विकास। तो यहाँ गतिविधियां बौद्धिक विकास से जुड़ी हुई हैं। जैविक परिपक्वता, है ना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, है ना, जैसे आप संवेदी प्रेरक अवस्था में होंगे तो आप कुछ अलग तरीके की गतिविधियां करेंगे। जब आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होंगे तो आप गलत, फिर मूर्त वो अलग जो है गतिविधियां करेंगे। अमूर्त में आएंगे तो आप गलत, अलग अलग गतिविधि। तो यहाँ पे जैविक परिपक्वता का मतलब होता है जैसे जैसे आप जैविक रूप से एज में परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, वैसे वैसे आपका जो है संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होगा। उसके बाद संतुलीकरण। संतुलीकरण क्या होगा? संतुलीकरण को कहते हैं जहाँ पे आप नए ज्ञान और पूर्व ज्ञान या नया ज्ञान और पुराने स्कीमा में संतुलन बनाते हैं, उसे संतुलन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं होगा वो है ऑप्शन सी, पुनर्वलन उपकरण जो है जीन प्याजे का संदर्भ में बिल्कुल नहीं काम आता। ये किसके संदर्भ में है? स्किनर के संदर्भ में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कम से कम नहीं तो 6-7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सीटेट के एग्जाम में, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। और बच्चे इस क्वेश्चंस को बहुत गलत करते हैं। एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस जिन्हें कहते हैं, ठीक है। इनमें कुछ नहीं करना है, हमें दोनों प्रश्नों को पढ़ना होता है। दोनों अभिकथन और कारण को पढ़िए और इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है। पहली बात तो दोनों कथन क्या अपने आप में सही हैं ये देखिए, और उसके बाद इन दोनों के बीच का रिलेशन देखिए। अब देखिए अभिकथन कह रहा है, जीन प्याजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया जो है पूरी तरह है आनुवांशिकता पर निर्भर करती है, जबकि ऐसा कहीं पे भी जीन प्याजे ने नहीं कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जीन प्याजे के संदर्भ में ये अभिकथन गलत हो जाता है। तो हमें ए तो गलत है, ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही है, ए सही है, ये तुरंत ऑप्शन ऑप्शन हमें तुरंत मिल गया कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। पर रीजन भी पढ़ लेते। विकास जो होता है आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। ये बात सही है, मैंने आपसे कई बार कहा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों की परस्पर क्रिया का ही परिणाम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आर सही है, रीजन सही है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ए गलत है और आर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ये कथन किसका है? तो ध्यान ध्यान रखिएगा, एक तो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं बच्चे, और दूसरे पॉइंट है यहाँ पे बच्चे नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है ना। पर्यावरण के साथ परस्पर जो है क्रियाओं करके जो है सीखते हैं। ये जो कथन, अगर ये 2-3 पॉइंट्स आपको नजर आए तो ये तुरंत आपको पियाजे के संदर्भ में आंसर लगा देना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? तो मैंने आपसे बोला था, कई बार पढ़ाया कि चाइल्ड जो है सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है, जहाँ पे बच्चा जो है केंद्र में होता है और बच्चे को ध्यान में रख करके उसकी गतिविधियां कराई जाती हैं, ठीक है। जहाँ पर रटने पर जोर नहीं दिया जाता, सीखने पर जोर दिया जाता है, उसकी जो है सोच को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है ना। यहाँ पे सहयोगात्मक जो है शिक्षण जो है प्रदान किया जाता है, जहाँ पे हम लोकतांत्रिक रूप से जो है शिक्षा प्रदान करते हैं, समावेशी शिक्षा प्रदान करते हैं। ये सब कुछ शब्दावलियाँ हैं जो अक्सर प्रयोग किया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में। अब यहाँ पे चौथवें का आंसर देखिए कि बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। बच्चे क्या है कि टीचर को देख करके नकल करे, अनुकरण मतलब इमिटेशन, नकल करे। तो ये तो ऐसा तो नहीं होता है जहाँ पे केंद्र में है ना बच्चा। मैंने आपसे बार बार कहा है, समझिएगा बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ मैं। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या फिर बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा।
तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। उनकी सक्रिय भागीदारी, यहाँ पे बहुत सरल सा शब्द दिया है जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और यही शब्द आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा हमेशा। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में टीचर जो है बच्चों की सहायता कर सकता है। तो जटिल परिस्थितियों में संसाधित करने में क्या, तो कोई भी सहायता नहीं कर सकता, या उस पर एक भाषण दे सकता है, या कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, या प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले को बच्चों को पुरस्कार देकर के। तो जटिल परिस्थितियों में टीचर जो है बच्चों की सहायता करेगा जब हम कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटेंगे और निर्देश देंगे। ठीक है, तो टीचर इस रूप में सहायता कर सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा जिसे कहते हैं मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन जो होता है बाहर से दी गई एक ऊर्जा होती है। अब वो बाहर से दी गई ऊर्जा होती है ना, ये होती है मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की हो सकती है, बाहरी अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा में जब व्यक्ति होता है तो व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार कार्य करता है, और बाहर क्या होता है वो अपने लालच या जो बाहरी चीज रूप से प्रेरित होता है, जैसे पुरस्कार दे दिया जाएगा तो हम जो है पढ़ाई करने बैठ जाएंगे, या मम्मी की मार से डरने के मार ना पड़े इसलिए डर के मारे जो है पढ़ाई करने, इसका तो अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। कृष्ण ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र के दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया, और जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। यहाँ पे देखिए अभिप्रेरणा, ये एक श्वास लेना जो होता है ये एक स्वाभाविक है, स्वैच्छिक प्रक्रिया है, इसको रोक थोड़ी ना सकते, वो अपने आप चलती है। तो ये किसी रूप से प्रेरित नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, ना बाहर है ना आंतरिक रूप से, अगर है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शंस जो है अभिप्रेरणा के संदर्भ में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया है बुद्धि क्या है। हॉवर्ड गार्डनर जिन्होंने बुद्धि के संदर्भ में अपना जो थ्योरी दी थी वो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है थ्योरी दी थी। इसमें कहा था कि बुद्धि कोई एक कारक नहीं है, बुद्धि बहुकारक है, बहुत सारे। तो इन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार से डिफाइन किया। इन्होंने कहा बुद्धि एक प्रकार की नहीं, 8 प्रकार की चीज़ों का जो है संयोजन होती है। तो यहाँ पे 8 क्या है, जैसे मैथमेटिक्स, जो मैथ में अच्छा है उसे मैथमेटिकल जो है, जो किसी में भाषा की बुद्धि समझ होती है बहुत बेहतर होती है, किसी में संगीत की समझ होती है, किसी में प्रकृति की समझ होती है, नेचर की समझ होती है, किसी में दूसरों के भावनाओं को समझने की क्षमता होती है, किसी में स्वयं के भावनाओं की समझने की क्षमता होती है ना, किसी में फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, कोई जो है व्यक्ति खाली स्थान को समझता है, खाली स्थान जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, खाली स्थान को समझने की क्षमता होती है ना, क्रिएटिव माइंडेड वाले लोग जो होते हैं। तो ये कुछ बुद्धि के उन्होंने प्रकार बताया था। अब यहाँ पे देखिए कि बुद्धि के रूप में देखना है तो को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है, केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है और वातावरणीय कारकों से नहीं, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। प्रमुख रूप से याद करने और रटने पर होती है, मुख्य रूप से भावनात्मक होती है नहीं। तो बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया, जो कि मैंने 8 प्रकार उसके बताए। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। कोई क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मैं पेपर जो है, ये क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश में भी दूं? ध्यान रखिएगा, कितने लोग चाहते हैं कि मैं पेपर इंग्लिश में भी प्रेजेंट करूं? ठीक है, प्लीज आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है? तो भाई प्रगतिशील शिक्षा के बारे में मैंने आपसे कई बार ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, ऑप्शंस हर बार मैं बदल देता हूँ, क्वेश्चन यही रहता है। तो प्रगतिशील क्या है? जहाँ पे शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन और रट्टा मारने पर बल देता है, बल्कि प्रगतिशील शिक्षा जो होती है रटने पर जोर नहीं देती, ये सीखने पर जोर देती है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सीखने पर जोर देती है, ये जो है व्यक्तिगत शिक्षा पर जोर देती है, आलोचनात्मक सोच को बढ़ाती है, सहयोगात्मक शिक्षा को बढ़ाती है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र जो है केंद्रित कक्षाओं पर बल देती है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों है? मैं, आप, आपका भाई, मेरे दोस्त, ये सब एक दूसरे से अलग क्यों हैं? ठीक है,
तो ये अलग हैं क्योंकि इनको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट अलग करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दो कारण होते हैं। तो वंशानुक्रम जिसे हेरिडिटी कहते हैं, हेरिडिटी तो सबको पता ही होगा कि माता पिता से मिलने वाले गुण हैं, और वातावरण जो आप बाहर से ले रहे हैं, है ना। तो ये इसके बीच के अन्योन्य क्रिया के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? हमें सीखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित कौन करता है? यहाँ पे देखिए, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या फिर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करने में जो है व्यक्तिगत संतुष्टि। तो देखिए, अभिप्रेरित क्या होता है? मोटिवेशन मैंने आपसे कहा था, बाहरी या आंतरिक। आंतरिक मोटिवेशन तब होगा जब व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है ना, तभी तो आंतरिक रूप से प्रेरित, वो उसको अच्छा लगता है वो कार्य, इसलिए वो काम, किसी को बाहर से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं हो, वो तुरंत अपना काम करने लग जाता है। बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये कब ख़त्म करना है, कैसे करना है, वो अपना, उसको पता है कैसे करना है ना। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो भैया, बच्चों की आनुवंशिकता, हेरिडिटी द्वारा निर्धारित सीमाएं, मतलब बच्चे में कहीं ना कहीं कोई आनुवंशिकीय प्रॉब्लम है, माता पिता से जेनेटिकली कोई दोष मिल गया है, डिसेबिलिटी मिल गई है, जैसे दृष्टिबाधित हो सकता है, या कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, या शारीरिक अक्षमता हो सकती है, या देखने और सुनने की जो है क्षमता कम हो सकती है। तो ये सारी कुछ है ना। तो यहाँ पे देखिए, चार ऑप्शंस हैं, टीचर को हमें क्या करना चाहिए ये देखिए। तो उसे बालक के परिवेश पे सुधार करना चाहिए या फिर जो है उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, या फिर उसे खेल कूद में अधिक से अधिक जो है भाग लेने, या व्यक्तिगत शिक्षा योजना। तो यहाँ पे 11वें का ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। देखिए, जब बच्चा आनुवंशिकी रूप से जो है कुछ कमी है, उसकी सीमाएं हैं, तो हम व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान देंगे। तो इसलिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना बहुत कारगर होगा। हम क्लास का जो है सकारात्मक माहौल जो है देंगे, वातावरण देंगे, समृद्ध वातावरण देंगे। बच्चे की जो है जो आनुवंशिकी रूप से जो है निर्धारित जो है सीमाएं जिसकी हैं, उसकी हम रुचियों और रुझान को पहचानने की प्रयास करेंगे, और ऐसे बच्चे के लिए हम निरंतर आकलन करेंगे, निरंतर आकलन करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम्स में देखने को आकलन ना। ठीक है, चलिए। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित कर रही है? तो देखिए, ये जो है बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन काम कर रहा है, बच्चे ने प्रैक्टिकल होते हुए देखा है, जिसे कहते हैं व्यवहारिक अवलोकन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे अहम केंद्रित नहीं है, यहाँ पे कारण और प्रभाव को दर्शा रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। बहुत सारे लोग चिंतन को लगा रहे होंगे आंसर, बल्कि चिंतन बिल्कुल भी गलत होगा। ऑप्शन यहाँ पे कारण और प्रभाव को समझना होगा, ऑप्शन बी। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट में भिन्न होता है बजाय डॉट डॉट के। देखिए, पियाजे मानते थे कि जो बड़े होते हैं उनका जो चिंतन होता है वो प्रकार में भिन्न होता है, ना कि वह मात्रा के बजाय मात्रा के। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ठीक है भाई, प्रकार का मतलब क्या है भाई? पहले स्टेज में जो होता है बच्चा संवेदी अवस्था में होता है तो सेंसेस का प्रयोग करता है, दूसरे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरे में मूर्त सोच का हो जाता है, और चौथे स्टेज में अमूर्त सोच का हो जाता है। तो ये प्रकार के ही तो रूप में हुआ भाई। अमूर्त स्टेज में 13 साल का बच्चा और ये 2 साल का बच्चा, ये वयस्क हुआ ना। इस संदर्भ में देखा जाए तो एक दूसरे में किस चीज में भिन्न है? प्रकार में, ना कि मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? किसी समस्या की पहचान होना बहुत जरूरी है, यही पहला चरण होता है। जब तक आपको समस्या की पहचान नहीं होगी तो आप कैसे काम करेंगे? तो यहाँ पे परिकल्पना का परीक्षण करना, या फिर जानकारी को एकत्र करना, या फिर यहाँ पे निर्माण करना, है ना। तो यहाँ पे जो है समस्या के प्रति जागरूकता। तो समस्या समाधान की पहली जो पद्धति है वो जागरूकता है, समस्या के प्रति जागरूकता या पहचान। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो वाइगोस्की जो कि इन्होंने क्या कौन सा सिद्धांत दिया था? देखिए, इन्होंने क्या किया कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में इन्होंने समाज 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 ठीक है, ये एक लाइन, समाज और संस्कृति, ठीक है, समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना था। ठीक, उसके साथ साथ इन्होंने खेल को भी महत्वपूर्ण माना, इन्होंने भाषा को भी महत्वपूर्ण माना। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जो सीखते हैं वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। परस्पर क्रिया किसका प्रतीक है? यहाँ पे सामाजिक रूप से प्रतीक है। सांस्कृतिक जो है तालमेल का प्रतीक है, जहाँ पे एक छोटे बच्चा जो है अपने अपने से बड़े या अपने जैसे उम्र के बच्चों के साथ जब जो बातचीत करता है उसी से सीखता है ना? तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पुनर्बलन प्रदान करना ये बिल्कुल नहीं, परिपक्व होने से है, जैसे जैसे मेच्योर होंगे वैसे सीखते जाएंगे, तो ये पियाजे के संदर्भ में है। अनुकरण जो है नकल के संदर्भ में है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, अधिगम मतलब लर्निंग, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, ये सभी लर्निंग के क्षेत्र हैं। आध्यात्मिक जो है लर्निंग के संदर्भ में नहीं देखा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका गलत जवाब हो जाएगा। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जो है टीचर को छात्रों को खड़ा करना चाहिए। देखिए, जब एक टीचर, मान लीजिए कोई नई नई क्लास जो है चालू की गई है, ठीक है, नया सेशन हुआ है, टीचर क्लास में आया, तो टीचर क्या करेगा? तुरंत कॉपी पेन उठाएगा और पढ़ाने लग जाएगा। इससे पहले टीचर को क्या करना चाहिए? तो भैया टीचर को करना चाहिए कि बच्चों के साथ थोड़ा एक तो तालमेल बिठाए, अपना बातचीत करे। तो यहाँ पे मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही होगा। बाकी रट्टा मारना, श्यामपट्ट साफ करना मतलब ब्लैक बोर्ड साफ करना, है ना, या फिर छात्रों को चुप करने के रहने के लिए कहना, ये नहीं, मानसिक रूप से तैयार करना है, ध्यान रखिएगा। या फिर हम एक और आंसर बेहतर जो अक्सर ऑप्शन में पूछा जाता है, मतलब बच्चे के जो पूर्व ज्ञान से जो है टीचिंग को जोड़ना। तो भैया पहले तो पता होना चाहिए कि बच्चा पहले क्या सीख के आया है, उसको क्या कितना पता है। तो ये बहुत ज़रूरी, तभी तो आप शिक्षण, तो एक एक बच्चे से आप बातचीत करें, थोड़े 1-2 दिन का समय लीजिए और बच्चों से बातचीत करिए, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछिए, चर्चाएं करिए किसी टॉपिक पे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि बच्चे का ज्ञान का स्तर जो है कहाँ है, स्कीमा उसका कितना मजबूत है। ठीक है, फिर उसी स्कीमा को जो है चेंजेस बदलिए। तो यही उसका मूल लक्ष्य होना चाहिए एक टीचर का। तो मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए यहाँ। ठीक है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित जो है लैब विद्यालय उदाहरण है। लैब विद्यालय क्या होता है? लैब क्या काम करता है? जहाँ पे हम आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, है ना? तो ये प्रगतिशील जो है विद्यालय का प्रतीक माना जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू होती है। तो पिछड़े बालक, देखिए, सामान्य बालक, 3 चीजें याद रखिए, सामान्य, प्रतिभाशाली और पिछड़े बालक। तो पिछड़े बालक का जो आईक्यू होगा वो जो है 90 से कम होगा। तो 85 से कम यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन बी होगा। सामान्य बालक का जो आईक्यू होता है 90 से 110 के बीच में होता है, और इसके ऊपर जाएंगे तो 120 जो प्लस होता है वो प्रतिभाशाली बालक का होता है। ठीक है, श्रेष्ठ बालक का माना जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। एक सह शिक्षिका जो है कक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है, लड़कों से शिक्षक ये कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये टिप्पणी किस रूप में दर्शाता है? ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है। ये उसके जो है स्टीरियोटाइप जो है अवधारणा को दर्शा रहा है। तो भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है लड़का लड़की के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे बीचमें का बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं, डिसेबिलिटी की पहचान करता है? तो लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे कोई बच्चा पढ़ने में उसको दिक्कत होती है, शब्दों को समझ नहीं पाता है। कुछ बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, वो शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, उन शब्दों को उल्टा फुल्टा लिखते हैं, है ना। कुछ बच्चों में मैथमेटिकल्स की गणनाओं को नहीं समझ पाते हैं। तो कुछ इस तरीके की डिसेबिलिटी, कुछ लोग सामाजिक संचार नहीं कर पाते हैं, सामाजिक रूप से बातचीत नहीं कर पाते, ये सब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में मानी जाती हैं। तो अगर हम अधिगम निर्योग्यता की बात करें तो अपमानजनक व्यवहार नहीं होगा,
कम अवधान विस्तार और उच्च जो है शारीरिक गतिविधि नहीं होगा, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। बी को डी और वास को सा और 21 को 12 लिखता है बच्चा। कई बार आपने देखा होगा कि जो 3, 4, 5 साल के बच्चे होते हैं बी को उल्टा शब्द लिख देते हैं, एम को डब्लू लिख देंगे, डब्लू को एम लिख देंगे, या कैपिटल बी को इस तरीके से लिख देंगे, उल्टा सी लिख देंगे, है ना, डी को उल्टा लिख देंगे, ऐसा कुछ करते रहते हैं, है ना। तो ये होता है इस, अच्छा ये जो लिखना होता है ये डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेश का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा कथन समावेश का अच्छा वर्णन कर रहा है? 22वें का देखिए, तो यहाँ पे यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में जो है समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार। तो देखिए नियमित स्कूल, जो स्कूल में पढ़ते हैं, समावेशी, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या है? तो जो बालक प्रतिभाशाली होगा, जिसका IQ 120 होगा, तकरीबन 120 प्लस होगा, तो वो विचारों में जो है उसकी सृजनात्मकता देखने को मिलेगी, है ना। तो क्रिएटिव माइंडेड का होगा, जैसे वो प्रश्नों के, अगर आप उससे प्रश्न पूछोगे तो उसके कई उत्तर दे देगा, है ना। सरल प्रश्न जो है उसको बोर महसूस कराएंगे, तो उसको इसलिए व्यक्तिगत रूप से उसको थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस दीजिए। ये चीज़ें हैं, प्रतिभाशाली होने के संकेत है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य है आजीविका कमाना या बच्चों का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण, जहाँ पे बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का भावनात्मक विकास, है ना, बच्चे का शैक्षणिक विकास, इन सभी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष ... में लागू किया गया था। तो 25वें का देखिए ऑप्शन, यहाँ पे ये ऑप्शन होगा सी, 2016। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? तो रचनावाद जहाँ पे दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी बच्चे, मतलब जो बच्चे होते हैं, उनकी भूमिका पर बल देना। तो रचनावाद में जहाँ पे बच्चा, कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, बच्चा स्वयं जो है गतिविधियाँ करता है, तो यहाँ पे स्वयं जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है, दुनिया के बारे में उसका दृष्टिकोण मायने रखता है, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ पे कह रहा है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में विद्यार्थी जो है की भूमिका पर बल देना, शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देना। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो कब जो है सृजनशील होते हैं, क्रिएटिव होंगे, जब दूसरों के सामने अच्छा बनने का नाटक करें, या दबाव में आकर के अच्छा करने के दबाव में आकर के जो है काम करें, या उनकी रुचियों से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा जो है मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से जो है होती है, ये अवस्था है। तो 28 का जो है क्या है, तो अमूर्त सोच मूर्त अनुभव प्रत्ययों से हो रही है। तो यहाँ पे बच्चे की जो सोच है अमूर्त है, मतलब यहाँ पे बच्चा जो है, एक तो पहली बात तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है, ठीक है। दूसरी बात है अमूर्त रूप से सोचता है, मतलब मानसिक क्रियाएं ज़्यादा करता है ना, पेपर पेंसिल का प्रयोग कम करेगा और मानसिक क्रियाएं भी कर लेगा। जैसे उससे पूछ लो कि 2+4 कितना होता है तो बता देगा, ऐसा मतलब, है ना। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा, और अपचारी जो है सोच का हो जाता है, जहाँ पे प्रश्न के कई उत्तर दे देगा। तो ये जो यहाँ वर्ष की बात हो रही है, तो 12 से वयस्क तक, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार के सीखने पर बल देता है? तो किंडरगार्टन जो है वो खेल के माध्यम से सीखने पर बल देता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन ए। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का क्या आधार हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे रचनात्मकता और मौलिकता होगी, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। शारीरिक गठन और शक्ल सूरत पर ध्यान तो किसी भी मनोवैज्ञानिक ने नहीं दिया। समायोजन और वृद्धि, चिंतन और कल्पना पर भी ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। बहुत ही तार्किक उत्तर है, आसान है, जरा सा समझ और क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम के लिए दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए उसको भी सब्सक्राइब, ठीक है।
धन्यवाद।